अंकल, मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख सुरभि ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। मालती जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर आशुतोष ने सुरभि की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आशुतोष के जाने के बाद सुरभि थकीहारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि मां को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मां को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो मां ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी, चाय। कम्मू की आवाज से सुरभि अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। सुरभि इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति शिवम को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर मां के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय मां की एक पुरानी डायरी सुरभि के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों ने उसे मां के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ, दीदी, कम्मू की आवाज ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। सुरभि ने मां के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार सुरभि के अंदर की उथल-पुथल को मालती नहीं जान पाई थी। सुरभि चाय पीते पीते मां के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख, जिसे सुरभि ने हमेशा ही मां की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर मां को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो सुरभि भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रहकर सुरभि का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने व माता-पिता के रिश्तों पर, जहां कुछ भी गोपनीय न था। सुरभि के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी मां ने ही किया था। चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषयों पर मालती ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्रमंडली को उन माँ-बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही मालती को सुरभि की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परेश के व्यापारिक मित्र व जाने-माने उद्योगपति ईश्वरनाथ के बेटे शिवम का रिश्ता जब सुरभि के लिए आया तो मालती ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। सुरभि ने शादी के बाद अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा किया। दीदी, मांझी खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं, कम्मू ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी सुरभि का मन मां से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वह चुप ही रही। मां को दवा देकर सुरभि अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और मां की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा मां ने ही निभाई। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया? लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी थी कि मां चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता-पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज सुरभि अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को यह इजाज़त देती है कि वो अपनी पुरानी गोपनीय बातें या प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है। बच्चों के बिगड़ते चाल-चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। सुरभि का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। सुरभि सोच कर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। मां की वो डायरी पढ़कर सुरभि तड़प कर रह गई थी, ये सोचकर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, मां और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रहीं,
उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही सुरभि को पता चला कि उसकी मां यानी मालती की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। मालती के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम अमित साहनी था। ऊंची कद काठी, गोरा रंग, रोबदार व्यक्तित्व का मालिक था अमित। मालती पहली ही नज़र में अमित को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसलिए मालती ने पीएचडी करने की सोची तो अमित ने भी हामी भर दी। अमित का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वो हर सप्ताह मालती से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी इन मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर मालती ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अमित ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। मालती की परवरिश उनके पिता, बुआ व दादाजी ने की थी। उनकी मां तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने मां की खोज खबर नहीं ली। मालती को भी मां के बारे में कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं थी। बुआजी के प्यार ने उन्हें कभी मां की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर मालती ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व मां बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। मालती के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद अमित लेकर आया था। अमित ने अपनी तरफ से मालती को रत्नजदित सोने की अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी मालती अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी अमित को अपने स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तौल दिया। दोपहर के खाने के बाद बुआजी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में अमित और मालती बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाकर बुआजी को थमा दी। रसीद पर नजर पड़ते ही बुआ खींचती हुई बोली, 2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमका कर भेजने की याद आई है। और पैसे लेने वे घर के अंदर चली गईं। लो अमित, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ, कहकर मालती ने एक एल्बम अमित की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से मालती के बचपन की फोटो वाला एल्बम अमित के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वह मालती को चिढ़ा चिढ़ा कर मजे ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। ये कौन है मालती, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अमित जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? मालती ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अमित ने कहा। ये हम सबको छोड़कर वर्षों पहले ही मुंबई चली गई थी। ये स्वर बुआजी का था। बात वहीं खत्म हो गई थी। शाम को अमित सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद सुरभि ने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हों। फिर अचानक एक दिन अमित साहनी के पिता का माफी भरा फोन आया कि यह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अमित 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना कर जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रही। एक तरफ अमित के घरवाले जहां शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ मालती के घरवाले क्रोधित व अपमानित। लाख चाह कर भी मालती अमित से संपर्क न बना पाई और न ही इस धोखे का कारण जान पाई। जगहसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। मालती के लिए ये दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआजी ने फिर से मालती को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बुआजी ने उन्हें अपना वास्ता देकर अमित साहनी जैसे ही मुंबई के जाने-माने उद्योगपति के बेटे परेश से उसका विवाह कर दिया। अब मालती अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। परेश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और सुरभि।
सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तब मालती अपनी उस पुरानी टीस को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी। उन पन्नों में जहां अमित के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं परेश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में सुरभि ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 3 बजे अचानक सुरभि की आंखें खुल गईं। लेटे लेटे वे माँ के बारे में सोच रही थीं। वे उनके उस दुख को बांटना चाहती थीं, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बड़ी सी पोस्टनुमा तस्वीर पर पड़ी जिसमें वह अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वह पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वो पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे ही उसने पापा को फोन लगाया। सुनकर सुरभि आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में सप्ताह भर बाकी है। वह पापा की गैरमौजूदगी में ही अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वह दिल्ली में रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे ये सूचना मिल गई कि अमित साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में हैं। शाम को मां को बताया कि दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है और इस फिल्म निर्माण का अनुभव वह भी लेना चाहती है। मां ने हमेशा की तरह हामी भर दी। सुरभि नज़ और कम्मो को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या थी अमित साहनी जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात की। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था, इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर ईश्वरनाथ से अपनी ही एक दोस्त का नाम लेकर अमित साहनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। ईश्वरनाथ के लिए यह कोई बड़ी बात न थी। अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त सुरभि को दिया गया। आज ऐसे वक्त में पत्रकारिता का कोर्स उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद सुरभि ठीक 10 बजे अमित साहनी के सामने थी। वे इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी उनके साथ थे। परिवार सहित उनकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद सुरभि ने उनसे कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे पर असल मुद्दे पर न आ सकी, क्योंकि उनकी पत्नी भी कुछ दूरी पर बैठी थी। सुरभि इसके लिए भी तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक अमित साहनी की ओर बढ़ा दी। अमित साहनी ने जैसे ही चश्मा लगाकर पेन पकड़ा, उनकी नज़र मालती की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था, मैं मालती जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। पढ़ते ही अमित का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र सुरभि पर डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक सुरभि की ओर बढ़ा दी। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। सुरभि ने पढ़ा, लिखा था, जीती रहो, अपना नंबर दे जाओ। पढ़ते ही सुरभि ने पस में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फोन से उसका पता मालूम कर तड़के 5:30 बजे ही अमित साहनी सिर पर मफलर डाले सुरभि के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। सुरभि उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर, समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है, अमित भी उसी लहजे में बोले। तब तक वेटर चाय रख गया। मेरी मम्मी आपकी ही जबान से कुछ जानना चाहती हैं, गंभीरता से सुरभि ने कहा। सुनकर अमित साहनी की नजरें झुक गईं। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे सुरभि ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूं तो? अमित साहनी ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनका जरा सा भी सम्मान करते हैं तो उनसे जरूर मिलिएगा। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। कहते कहते नफरत और दुख से सुरभि की आंखें भर आईं। क्या हुआ मालती को? चाय का कप मेज पर रखकर चौंकते हुए अमित ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं अब कितने दिन की हैं। सुरभि भरे गले से बोल गई। ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्दी ही मुंबई आऊंगा, अमित साहनी धीरे से बोले और सुरभि से उसके घर का पता लेकर चले गए। दोपहर को सुरभि माँ के पास पहुँच गई। कैसी रही तेरी फिल्म? माँ ने पूछा।
अभी पूरी नहीं हुई मम्मी, पर वहाँ अच्छा लगा, कहकर सुरभि माँ के गले लग गई। दीदी, कल रात मांझी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी। लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही हो। काफी परेशान लग रही थी, कम्मो ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद माँ से आंख बचाकर उसने उनकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी। उसी रात सुरभि को अमित साहनी का फोन आया कि वो कल 11:30 बजे की फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। सुरभि को माँ की डायरी का हर वो पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार अमित उसके सवालों के जवाब दे जाता। कल का दिन माँ की जिंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए सुरभि की आंख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे भी रात को आने को बोल दिया। करीब 1 बजे अमित साहनी उनके घर पहुंचे। सुरभि ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बताकर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता न चले। शायद बेटी के आगे वे कमजोर पड़ जाएं। सुरभि ने कहा और ऊपर चली गई। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बाउल कम्मो को पकड़ाते हुए पूछा। कोई मिस्टर अमित साहनी नाम के सज्जन हैं। कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं। सुरभि वैसे ही अनजान बनी रही। कौन आया है? माँ के शब्दों में एक शक्ति सी आ गई थी। ऐसा करती हूँ, आप यहीं रहिए, उन्हें ही ऊपर बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पर आए भाव सुरभि से देखे नहीं जा रहे थे। वो जल्दी से कहकर बाहर आ गई। मालती कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। यह वह मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में सुरभि के पीछे पीछे अमित साहनी कमरे में दाखिल हुए, मालती के पसंदीदा पीले गुलाबों के बुके के साथ। मालती का पूरा अस्तित्व कांप रहा था, फिर भी उन्होंने अमित का अभिवादन किया। सुरभि इस समय की माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी। वो आज माँ को खुलकर बात करने का मौका देना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर आशुतोष के पास उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेने के बहाने वो घर से बाहर चली गई। कितने बेशर्म हो तुम जो इस तरह से मेरे सामने आ गए? न चाहते हुए भी मालती क्रोध से चीख उठी। कैसी हो मालती? उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अमित ने पूछा और पास के सोफे पर बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। मालती का क्रोध उफान पर था। उनका मन तो कर रहा था कि जाकर अमित का मुंह नोच लें। इसके विपरीत अमित शांत बैठे थे। शायद वे भी चाहते थे कि मालती के अंदर का भरा क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। होटल ताज में ईश्वरनाथ जी से मुलाकात हुई थी। उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने को कर रहा था। अमित ने सुरभि के सिखाए शब्द दोहरा दिए, परंतु ये स्वयं उसके दिल की बात भी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया अमित? अपलक अमित को देख रही मालती ने उनकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। इतने में कम्मो चाय और नाश्ता रख गई। तुम्हें याद है वो दोपहरी जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुमसे पूछा था और तुमने उन्हें अपनी माँ बताया था? अमित ने मालती को पुरानी बातें याद दिलाईं। मालती यूं ही खामोश बैठी रहीं तो अमित ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को मैं तुम सबसे छिपाकर एक शक दूर करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गया था। मेरा शक सही निकला था। यह वृंदा यानी तुम्हारी माँ वही औरत थी जो दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ एक मशहूर ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर चलाती थी। इससे पहले वो यहीं मुंबई में मॉडलिंग करती थी। उसका नया नाम वेंडी था। इसके बाद अमित ने अपनी चाय बनाई और मालती की भी। उसने आगे बोलना शुरू किया। उस मसाज सेंटर की आड़ में ड्रग्स की बिक्री, वेश्यावृत्ति जैसे धंधे होते थे और समाज के उच्च तबके के लोग वहां के ग्राहक थे। ओह, तो ये बात थी। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए मालती ने पूछा। जब मैंने MBA में नया दाखिला लिया था तब मेरे दोस्तों में से कुछ लड़के भी वहां के ग्राहक थे। एक बार हम दोस्तों ने दक्षिण भारत घूमने का 7 दिन का कार्यक्रम बनाया और हम सभी इस बात से बहुत रोमांचित थे। उस मसाज सेंटर से हम लोगों ने जो 2 टॉप की कॉल गर्ल्स बुक कराई थी उनमें से एक वेंडी भी थी जिसे हाई प्रोफाइल ग्राहकों के बीच पुरानी शराब कहकर बुलाया जाता था।
उसकी उम्र उसके व्यापार के आड़े नहीं आई थी। अमित ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब मालती के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। चाय का कप मेज पर रखते हुए अमित ने फिर कहना शुरू किया, मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे मालती, पर मैं इतना भी नीचे नहीं गिरा था कि जिस स्त्री के साथ 7 दिन बिताए थे, उसी की मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बनाकर उसके साथ जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो मालती, ये घटना तुम्हारे मिलने से पहले की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने परिवार की बदनामी का भी डर था, इसलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया, कहकर अमित ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज बरसों का बोझ उनके मन से हट गया था। मालती भी अब लेट गई थी। वे अभी भी खामोश थी। थोड़ी देर बाद अमित चले गए। उनके जाने के बाद मालती बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने पर जब सुरभि ने अमित के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 3 महीने बाद मालती चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया था। उनके मृत चेहरे पर भी सुरभि ने गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाले दिन अचानक सुरभि को उस डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना अमित, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की इज्जत भी रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही सुरभि ने डायरी सीने से लगा ली। उसमें उसे माँ की गर्माहट महसूस हुई थी। आज उसे स्वयं पर गर्व था क्योंकि उसने सही माने में माँ के प्रति अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा किया था।